स्टूडेंट्स जैसे ही कनेक्ट होते हैं मुझे बता देंगे। सर यू आर गुड टू गो। तो मुझसे लिंक शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। एमपीटी उर्दू की थर्ड क्लास है, लास्ट क्लास। पहले की दो क्लासेस में हमने अज्जाए कलाम, इक़साम कलमा और जुमलों की साख्त, ये तीन अज्जा हमने पढ़े थे। मोहम्मद सदाकत, अभी मेरी बात हुई है, मैडम आपको शेयर कर देती हैं तीनों फाइल्स। आज मैं उनको भिजवा देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देंगी, नो इशू। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ एक दफ़ा एंड पे। चलिए, रेडी हैं आप? अ, वाहिद जमा और मोनस मुजक्कर का मैंने कहा था। एक तो जुमलों की तस्हीह में हमने देखा इनकी गलतियां रखी जाती हैं सेंटेंस करेक्शन के हवाले से। वो असूल कल हमने देखे थे। अब देख लें, बाज़ औक़ात वाहिद जमा के हवाले से भी कुछ सवालात या एमसीक्यूज उसका हिस्सा होते हैं। जैसे एक लफ्ज़ दिया जाता है, उसके फिर ऑप्शन होते हैं कि उसकी सही जमा क्या बनेगी। तो उर्दू ग्रामर की अगर बात करें, क्योंकि उर्दू बहुत सारी जुबानों से अखज़ की गई है, जैसे आपको पता है। उर्दू अदब की अगर हम तारीख देखें तो ये मुख्तलिफ जुबानों का मजमुआ है। खुसूसन अरबी और फारसी से हमने बहुत सारे अल्फाज, इस्तिलाहात, इस्लाहात वो हमने अखज़ किए हैं। वाहिद जमा के उसूल की बात करें, ये जो डिटेल है उसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपकी एक अप्रोच बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर रहा हूँ। बाकी वो जो पेपर है उसमें इतने मुश्किल, वाहिद जमा के हवाले से, मुन्नस मुज़क्कर के हवाले से इतने मुश्किल अल्फाज नहीं होते। वो आप बगैर तैयारी के भी कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, बल्कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बातें याद रखें। देखें, उर्दू वाहिद जमा के जो उसूल हैं वो तीन कवायद से माखूज हैं। हिंदी के कवायद से, क्योंकि हमारी जो बोलचाल थी उसमें उसका ज़्यादा असर रसूख था। तो बोलते हुए जब हम वाहिद जमा रेफर करते थे या मुन्नस मुज़क्कर बोलते थे, वो हिंदी तर्ज के उसूल हुआ करते थे। इसी तरह शेरी असनाफ जो हैं, शायरी की बात करें तो वो असूल हमने फारसी जुबान से लिए हैं। और जब रिटन अदब की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं, उर्दू कवायद की बात करते हैं, लिखने की जब भी बात आएगी, जुमले बनाने की बात होगी या सही जुमला और गलत जुमले की पहचान करने की बात होगी, तो वो अरबी तर्ज के उसूल होंगे। इसीलिए जब आप कोई भी एमसीक्यू कर रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपने किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करना होगा, तो आप अरबी तर्ज के उसूलों को मद्देनजर रखेंगे। अब यहाँ एक मिसाल देखें। लुगत जो है, डिक्शनरी को कहते हैं उर्दू में लुगत। फारसी अगर अदब की बात करें या अशार की बात करें तो वो किसी भी जो लफ्ज है उसकी जमा बनाने के लिए, किसी भी इसम की जमा बनाने के लिए हा लगा देते हैं सिंपली। वो कैसे करेंगे? लुगत हा, इसका मतलब है बहुत सारी लुगतें। लेकिन हिंदी जो कि हमने कहा कि
बोलचाल की जुबान में, तो वहां हम कहते हैं लुगतें। लुगत की जमा कैसे बोल रहे होते हैं? लुगतें। अगर अरबी उसूलों की बात करें, जो रिटन अदब के उसूलों की बात करें, तो लुगत से लुगात, और उर्दू में बोलचाल में लुगतें। लेकिन अगर ऑप्शन आपने ऑप्ट करना हो तो वो अरबी तर्ज का करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके हवाले से वाहिद जमा के उसूल कैसे बनते हैं। अब बहुत सिंपल ये उसूल हैं, देख लें। चार पांच उसूल हैं, ये जहन में रख लें, आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। अगर अ, मेरी वॉइस का इशू है, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है और आपको सही स्लाइड नज़र आ रही है? बताएं, आवाज़ का कोई इशू है या स्क्रीन का? क्लियर है? अ, चार बी इसलिए क्योंकि हमने जो उसूल अ, बनाए कवायद के, तो वो हमने अरबी से इस्तार लिया। जैसे हमारी जो जुबान थी वो नई बनी थी, तो हमने कुछ ना कहीं किसी और जुबान से इस्तार लिया हुआ है। तो रिटन अदब, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अदब था उसमें मजहब का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो हमारे समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज, हमारी सकाफत से ताल्लुक़ रखने अल्फाज, वो ज़्यादातर अरबी ग्रामर से अखज़ हो रहे थे, नमाज, सलात, ज़कात, रोज़ा से लेकर। तो फिर हमने रिटन अदब में भी वही उसूलों को रिवाज दी। सही है। अब देखें, ये मैंने एक टेबल बनाया है, जहां मैंने किस्म लिखा है वहां इसका मतलब है कि जो इसम होगा, क्योंकि वाहिद और जमा किन की बनती है? इस्मा की बनती है, इसमों की वाहिद जमा बनती है, चाहे वो बेजान इस्मा हो या जानदार इस्मा हो। ठीक है, तो यहाँ किस्म इसलिए लिखी है कि हम पहले देखेंगे कि लफ्ज मुजक्कर है, मोन्नस इसम है, या ऐसा लफ्ज है जो मुजक्कर मोन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी कैफियत की बात हो रही है जैसे दर्द बुखार वगैरह। तो एक साइड में मैंने वो लिख दिया है। तो फिर दूसरी बात, उर्दू के यहाँ वाज जमा हो बनाते हुए आखिरी लफ्ज से पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि अगर किसी मुजक्कर इसम के आखिर में ये लफ्ज आए, तो उसको हमने हजफ करके ये लगाने से हम उसकी जमा बना देते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं आखिरी लफ्ज, कि किसी भी मुजक्कर इसम हो या मोन्नस इसम हो, तो उसमें आखिरी लफ्ज की पहचान कैसे करते हैं, और फिर जमा बनाते हुए उसको कैसे तब्दील करते हैं। उसके बाद मैंने तब्दीली लिखी है कि क्या तब्दील करने से ये मुजक्कर इसम या मोन्नस इसम या इस्माए कैफियत जमा में तब्दील होंगे, और फिर उसकी मिसालें लिखी हैं। बहुत सिंपल है। वो मुजक्कर इस्मा, यानी वो मुजक्कर इसम जिनके आखिर में अलिफ हो या नून गुन्ना हो। जैसे लड़का है, आखिर में अलिफ है। इसी तरह ये बेजान जो इस्मा है, धुआं, नून गुन्ना है। अब इसमें क्या करना है, जब आप जमा बना रहे होते हैं तो अलिफ को हजफ करके या से उसको रिप्लेस कर देते हैं, और नून गुन्ना को हजफ करके अलिफ ये और नून गुन्ना ए लगा देते हैं। जैसे लड़का मुजक्कर इसम था, उसका अलिफ हजफ करके हमने ये का इजाफा कर दिया, वो लड़के बन गया, और ऐसे इसकी जमा बन गई। पोता था, अलिफ है आखिर में, उसको हमने हजफ करके या का इजाफा किया, और वो पोते बन गया और जमा हो गई। इसी तरह बेजान अशा का देखें, इस माह का धुआं है, आखिर में नून गुन्ना था, उसको अलिफ ये नून गुन्ना से या ये और नून गुन्ना से उसको तब्दील किया, धुएं बन गया। और इसी तरह कुआं से कुएं। दूसरा जो उसूल है वो मोन्नस इसम के हवाले से है। जो इस्मा है, मोन्नस इस्मा उर्दू में, उनके आखिर में या और या और अलिफ या, ठीक है, ये उसकी अलामत है। अब इसको तब्दील कैसे करने हैं? जहां या है
वहां अलिफ और नून गुन्ना लगाना है, जैसे लड़की से लड़कियां, और कुआं से सॉरी घोड़ी से घोड़ियां, और बंदरिया से बंदरियां। ठीक है। इसी तरह तीसरा उसूल जो है वो मुन्नस इस्म के हवाले से है, यानी हमने तो ऊपर बता दिया मुजक्कर इस्म के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना होगा, उसको ये और अलिफ ये नून गुन्ना से रिप्लेस करके उसकी जमा बनानी है। मुन्नस इस्म के आखिर में या होगा, लेकिन कुछ ऐसे इस्मा हैं जिनके आखिर में अलामत नहीं होती, कोई अलामत नहीं होती, जैसे मेज है, जैसे औरत है, जैसे माँ है। ऐसे इस्मा की जमा कैसे बनानी है? ऐसे इस्मा के आखिर में अलिफ ये नून गुन्ना या ये नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं जिसकी आखिरी कोई अलामत नहीं होती, जैसे मेज से मेजें, औरत से औरतें, और माँ से माएँ। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो यकसा मुजक्कर होते हैं, वो वाहिद में भी जमा में भी सेम रहते हैं, उनकी जमा नहीं बनाते, जैसे मर्द, लड्डू वगैरह। चार मर्द आए, एक मर्द आया, चार लड्डू खाए, एक लड्डू खाया। इसी तरह इस्माए कैफियत हैं, जैसे दर्द, बुखार वगैरह, इनकी जमा नहीं आती। अब देखें इनको आपने तैयार कैसे करना है। 8th क्लास, 9th क्लास की ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में एक टेबल बना हुआ है, क्योंकि अरबी जो तर्ज के उसूल हैं वो औजान के हिसाब से, जैसे वजन नहीं कहते, शायरी की जुबान में वजन कहते हैं। अगर कोई लफ्ज हम काफिया नहीं है तो उसको हम कहते हैं वो वजन से गिरा हुआ शेर है, क्योंकि ये पहला काफिया और दूसरा काफिया वो मैच नहीं कर रहा था, वो पढ़ते हुए वो साउंड ऐसे नहीं निकल रही थी। उसको हम कहते हैं हम काफिया, या वो वजन में नहीं था, या ऐसे कि किसी शेर की पहली लाइन तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, और उसी का मिसरे सानी यानी दूसरी लाइन 6 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो हम कहते हैं कि वो वजन में नहीं है। वजन का मतलब है कि हम पलड़ा होना। ठीक है। तो अरबी उसूल जो हैं जमा वाहिद जमा के, वो औजान के हिसाब से होते हैं। जैसे देखें, अफआल का एक वजन है उनका, ठीक है, इसी तरह इनके गर्दान बने हुए हैं, उसी के वजन पे वो बनाते हैं। जैसे फेल से अफआल है, नूर से अनवार है, हुक्म से अहकाम, जिन्स से अजनास। ठीक है। इसी तरह वो वजन के हिसाब से उन्होंने जमा के उसूल बनाए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ये लिस्ट मैं आपको भी प्रोवाइड कर देता हूँ, दूसरे जो पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था उसके साथ मैं ये लिस्ट भी दूंगा। यहाँ जितने मशहूर या मारूफ औजान हैं एग्जामिनेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, और आप भी देख लें उनको। एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं वजन के हिसाब से, फिर आपके लिए आसानी होगी कि आप जब, स्पेशली जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से किसी एक राइट आंसर को क्लिक करना चाहते हैं, उसको टिक लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। तो ये 6-7 इनके औजान हैं, और इसी तरतीब से ये वाहिद जमा के उसूल वज़ा करते हैं। इसी तरह दूसरा जो साउंड है या वजन है या गर्दान जो कहते हैं, फू अल्लाह है, जाहिल से जुहला, आलिम से उलमा, शहीद से शोहदा, वारिस से गुरसा। तो आप इनके जितने भी गर्दान देखें, जितने भी औजान देखें, वो इसी तरतीब से उन्होंने अपने उसूल बनाए हुए हैं। जैसे फ़ुऊल है, नकल से नुकूल, नजम से नुजूम, नफ्स से नुफूस। इसी तरह मुफाइल, मस्जिद से मसाजिद, अव्वल से अवाइल, कायदा से कवाइद, दलील से दलाइल। तो आप अगर जितने भी इनके उसूल देख लें तो वो वजन के हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे ये देखें, मुफाइल है एक वजन है, तस्वीर से तस्वीर, तकलीफ से तकालीफ, तफसीर से तफासिर, तजवीज से तजावीज। तो एक तो ऊपर जो मैंने ये कवायद बताए इनको मद्देनजर रखें। दूसरा, ये औजान आप यहाँ से भी मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ इन नोट्स में लिख दिए हैं। बाकी आप ग्रामर की किसी बुक से भी देख लें, वो किसी प्राइमरी क्लास में भी आपको मिल जाएंगे, उधर से इनको रिपीट करें।
ताकि आपके जहन में वो ओजान के हिसाब से नक्श बन सके। उसके बाद है जिन्स, जो तज़कीर और तानीस है, मुअन्नस मुज़क्कर जिसको कहते हैं। वो दो हिस्से हैं उसके, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी का मतलब वो जिन्स हैं जो जानदार अशिया हैं, जैसे इंसानों की बात करें, लड़का की बात करें, लड़की की बात करें, बंदर की बात करें, घोड़े की बात करें, ये हकीकी अजनास है। गैर हकीकी किसी अशिया की बात करें, हम मेज की बात करें, कलम की बात करें, किताब की बात करें, ये गैर हकीकी अशिया है। तो अब उसूल देखें, चंद उसूल ये जहन में रख लें, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत भी नहीं है, बस आप देख लें, इनको जहन में रखें, एक दफा रिपीट करें, तो आप फिर सही ऑप्शन को ऑप्ट कर सकें। पहचान कैसे करते हैं? उर्दू अदब के अंदर जिन अल्फाज के आखिर में आ या हा हो, वो मुजक्कर होंगे। जैसे लड़का है, आखिर में आ है, मुजक्कर है। बंदा है, हा है, मुजक्कर है। घोड़ा है, आखिर में अलिफ आया है, मुजक्कर है। लेकिन इस्तिस्ना एक लफ्ज आप देखेंगे उर्दू ग्रामर को जब आप पढ़ें, बार बार लिखा होगा कि ये उसूल है, लेकिन कुछ अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल है। यानी 80% 90% अल्फाज के मुताबिक ये लगा कि आखिर में अलिफ है या हा है, तो वो अल्फाज मुजक्कर है। लेकिन देखने में आया कि चंद अल्फाज ऐसे भी हैं कि जिनके आखिर में हा और अलिफ आते हुए भी वो मुजक्कर नहीं थे, बल्कि मुअन्नस थे। उनको उन्होंने कहा इनको इस्तिस्ना हासिल है। मिसाल के तौर पर अरबी अल्फाज हैं कुछ, जैसे वालदा है, मलका है, कुबरा है, सुगरा है। वालदा और मलका के आखिर में हा, कुबरा और सुगरा के आखिर में अलिफ है। तो ये अल्फाज और हिंदी के ये अल्फाज जिनके आखिर में या हो, जैसे चिड़िया, बुढ़िया, बंदरिया वगैरह, इनके अलावा जितने भी अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ और हा हो, वो मुजक्कर होंगे उर्दू अदब की रूह से। इसी तरह दूसरा जो उसूल है, जिनके आखिर में, जिन अल्फाज के इस्मा के आखिर में या हो, वो मुअन्नस होंगे। घोड़ी, लड़की, टोपी, ठीक है, आखिर में या है, वो मुअन्नस होंगे उर्दू अदब की रूह से। लेकिन चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको इस्तिस्ना हासिल है, उनके आखिर में या होते हुए भी वो मुअन्नस नहीं है बल्कि मुजक्कर हैं। उन वो अल्फाज क्या हैं? पानी, मोती, हाथी और दही। ये अल्फाज आखिर में या होते हुए भी मुजक्कर हैं, इस्तिस्ना हासिल है। बाकी इसके अलावा जितने अल्फाज होंगे जिनके आखिर में या होगी, वो मुअन्नस होंगे। इसीलिए बाज औकात दही का ऑप्शन दिया होता है कि दही मुजक्कर है या मुअन्नस है, वहां उसूल की वजह से, क्योंकि लोगों ने पढ़ा होता है कि आखिर में जिन अल्फाज के आखिर में या है वो तो मुअन्नस है, लेकिन उन्होंने इस्तिस्ना का नहीं पढ़ा होता है, इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। अब देखें कुछ रिपीट करने के लिए, मुजक्कर के आखिरी हरूफ को नून से बदलते हैं कुछ ऐसे, मतलब जब हम मुअन्नस को मुजक्कर या मुजक्कर को मुअन्नस बनाते हैं, तो उसके उसूल क्या है कि वो मुजक्कर इस्मा जिनके आखिर में या हो, ठीक है, उसको नून से बदलते हैं, तो हम उसकी मुअन्नस बनाते हैं। जैसे मरासी से मरासन, नाई से नायन, जोगी से जोगन, माली से मालन। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर से आखिरी लफ्ज के साथ इजाफत करते हैं, नी या अनी लगाते हैं। जैसे शेर को शेरनी कहा, मुल्ला मुल्लानी, मेहतर मेहतरानी और उस्ताद उस्तानी। इसी तरह बाज इस्माए खास होते हैं, खास इसम कहते हैं। जैसे रहीम है, इसमें खास है, अमीर है, नूर है, इमामी है, ये इस्माए खास कहलाते हैं। उनको मुन्नस बनाते हुए क्या करते हैं? आखिर में नून का इजाफा करते हैं। जैसे रहीम से नून का इजाफा करके रहीमन, वो उसकी मुन्नस बनी। अमीर से अमीरन, नूर से नूरन, इमामी से इमामन। और फिर बाज ऐसे इस्मा होते हैं जो बगैर
इलामात के होते हैं, यानी दोनों मुख्तलिफ होते हैं। माँ बाप, बहन भाई, शोहर बीवी, ससुर सास। अब देखते हैं बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस कैसे होती है, यानी वो अशिया जो बेजान हैं, जैसे चूल्हा, हुक्का, डब्बा, गमला। अब इनकी पहचान की अलामत क्या है? जिन अस्मा, उर्दू अदब में जिन अस्मा के आखिर में आ या हा होती है वो मुजक्कर होते हैं। जैसे हमने जानदार अशिया की बात की, लड़का, बंदा, ठीक है, आखिर में आ और हा है, वो भी मुजक्कर थे, लेकिन चंद अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल था। इसी तरह बेजान अशिया में भी वो अशिया जिनके आखिर में अलिफ और हा हो, वो मुजक्कर होते हैं, जैसे चूल्हा, हुक्का, डब्बा, गमला। लेकिन चंद अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल है, जैसे पुड़िया, डबिया, हिंदी के ये अल्फाज, और अरबी के चंद अल्फाज, हया, रिजा, खता, दुआ। ये मुअन्नस है। इसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ और हा हो, वो मुजक्कर होंगे। उसके बाद इस्माए कैफियत के आखिर में ता हो तो मुअन्नस होते हैं। इस्माए कैफियत का मतलब है कि आप अपनी कोई कैफियत बयान करें, जैसे दर्द की बात की, बुखार की बात की, आपको निदामत है, पशेमानी है, आप रिफत पे हैं, आप मुशक्कत कर रहे हैं, ये इस्माए कैफियत कहलाते हैं। तो ये हमेशा मुअन्नस होंगे, मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। लेकिन चंद अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल है, जैसे रायत, शरबत और नेमत। इसके अलावा जितने इस्माए कैफियत हैं वो मुअन्नस होंगे। जैसे कल बताया था, आवाज़ों के नकूल जो हैं वो मुअन्नस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और जुबानों के नाम जो हैं वो अमूमन मुअन्नस होंगे, जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू वगैरह। ठीक है, तो ये इतना आपने याद रखना है। नोट्स भी लेके उनसे भी दोबारा पढ़ें, और कोई ग्रामर की किताब लेके उसमें से एक दो दफ़ा रिपीट करें, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप गो थ्रू करें तो उसी से आपको समझ आएगी, क्योंकि आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, बल्कि एमसीक्यूज को, राइट ऑप्शन को आपने ट्रेस करना है। तो वो उस इतना काफ़ी है कि आप इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी रियाजत करें, आपका हो जाए। स्क्रीन मैंने चेंज कर दी है, आपके वहाँ चेंज हो गई है? वैसे तो मुझे वही स्क्रीन नज़र आ रही है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ से मिल जाएंगे, ना मिले तो क्लास के एंड पे मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आपको सारे ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, आपके सामने स्क्रीन चेंज होती हुई नजर आएगी। ओके। उसके अलावा हमारे सिलेबस में था मुतजात और मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं, आप बताएं। मुतजाद अल्फाज किसको कहते हैं? मुतजाद कौन से अल्फाज होते हैं? और मुतरादिफ अल्फाज? ओके, उसे सही कहा आपने। यस, ठीक है, मुतजाद होते हैं अपोजिट, और मुतरादिफ क्या होते हैं? देखें, बाज औकात बाज अल्फाज मानों के लिहाज से एक दूसरे के उलट होते हैं, जैसे आग और पानी है, ठीक है, ये मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं।
और जो हम माना होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर हियत चेंज होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है, बोलते हुए हम अलग बोलते हैं, लेकिन माना के एतबार से वो एक सेम होते हैं, उनकी मीनिंग सेम होती है, उनको हम मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसका मिसाल के तौर पर आग की मुतरादिफ क्या है, उसमें नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, पानी, ठीक है, आतिश, वगैरह वगैरह, तीन चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने फिर उसका मुतरादिफ बताना है या मुतजाद बताना है। ये बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी आप एक दफ़ा इस लिस्ट को पढ़ें, यहाँ मैंने नोट्स में इनको शामिल किया है। जैसे आग पानी है, असल का नकल इत्तेफाक का इख्तिलाफ, ये जितने अल्फाज हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं। आप ये जितनी भी लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपने एक दफ़ा देखना है। इसी तरह मुतरादिफ अल्फाज हैं, जैसे आगाज का इब्तिदा है, आबरू इज्जत, कमो बेश ही इन तमाम जितने अल्फाज हैं ये कंपाइल किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं जिनके मुतरादिफात आपने याद करने हैं, उनमें कमो बेश एक दो ही ऐसे अल्फाज होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, वरना आप बोलचाल में हम, क्योंकि कौमी ज़ुबान है, हम रिपीट करते रहते हैं, हमें ज़्यादातर का पता होता है, लेकिन एक आध हो सकता है वो मिस हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इनको रिपीट कर दें। बाकी उसके साथ महरों के हवाले से अब तक कोई सवाल उन्होंने पूछा नहीं है, फिर भी मैंने ये भी किसी बुक से मैंने वो करके इसमें नोट्स में शामिल कर दिया है, आप ये भी देख लें, एक दफ़ा देख लें, इनकी मीनिंग देख लें, मुतरादिफ मुतजाद के हवाले से वो आप खुद देख लें। और जो आखिरी टॉपिक था वो तर्जुमों के हवाले से है। तर्जुमे के हवाले से मैंने बताया कि शुरू के साल का जो पेपर था उसमें उन्होंने तर्जुमे नहीं पूछे थे, बल्कि एंड पे जा आप पहले साल का पेपर देख लें, जो लास्ट के 8 क्वेश्चन थे उन्होंने अल्फाज की मीनिंग पूछी थी, ठीक है ना, उन्होंने जुमले नहीं बनाए थे या जुमलों के एमसीक्यूज नहीं बनाए थे, उन्होंने दफ्तरी उर्दू से जो ऑफिशियल जो उर्दू है उसके हवाले से, जैसे उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का पूछा था, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था एक्टिंग प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, फिर उन्होंने आर्जी सदर, ठीक है, और कायम मकाम सदर, इस तरह के ऑप्शन रखे थे, उसमें से आपने बताना था कि ये भी तर्जुमा ही उन्होंने उस तर्जुमे में शामिल किया था, उस जुज में शामिल किया था। इसी तरह फिर इकोनॉमी लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल पूछा था कि अगर अंग्रेजी में ये लफ्ज़ इकोनॉमी है तो उसको उर्दू में हम मुआश कहेंगे, मैशियत कहेंगे, इक्तिसाद कहेंगे या इक्तिसादी कहेंगे, क्या होगा। इसी तरह फिर उन्होंने कुछ ऑफिशियल वर्ड्स पूछे थे, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम को उर्दू में क्या कहेंगे। इसी तरह उन्होंने एक जगह कहा था बराए तामील, ठीक है, तामील हुक्म की तामील करना, बराए तामील, उन्होंने कहा था इसका दुरुस्त तर्जमा क्या होगा। फिर उन्होंने अंग्रेजी में फॉर नेसेसरी एक्शन, फॉर परसुएंस, फॉर इशू, फॉर कंप्लायंस, तो इस तरह बहुत शॉर्ट पूछा था। और इसी तरह आखिर में उन्होंने पूछा था फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, फाइल जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, तो वो अगर आप इसका पैटर्न देखें तो वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तो बाज़ औक़ात उन्होंने कहा कि इसकी उर्दू मीनिंग क्या होगी, और बाज़ औक़ात उन्होंने पूछा कि आप उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो तर्जुमे के हवाले से भी देखें, वो एक जुमला बना के, स्पेशली ज़मानों के हवाले से, क्योंकि ज़माने शामिल हैं, तो ज़मानों का कोई और सवाल नहीं बन सकता, बल्कि वो तर्जुमों में ही काम आ सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है, फिल्म मुस्तकबिल का ये ज़माना है, मैं खेल रहा हूँगा, तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वो बना सकते हैं, आई विल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग, आई विल प्ले, आई एम टू प्ले, ठीक है। तो अगर आपको जस्ट तरतीब भी याद हो कि उर्दू और अंग्रेजी जो ज़माने हैं उनमें तरतीब का क्या फ़र्क है, कैसे लिखा जाएगा,
खेल रहा हूँगा, खेलूंगा, इन दोनों में क्या फर्क है। तो इतना भी आप याद रखें तो काफ़ी है। इसके अलावा चंद उसूल वैसे ही आपको काम आएंगे किसी जगह ईएमएस में या इसी पेपर में हो सकता है। तो तर्जमे के कुछ उसूल हैं वो आप याद रख लें। देखिए, तर्जमा जो है वो हमेशा आसान और सलीस अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये तो वहाँ तो ऑप्शन आपने ऑप्ट करना है, वहाँ तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये याद रखने की बात है कि तर्जमा आसान, क्योंकि ऑप्शन दें तो बाज़ औक़ात वो आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो तलाश करते रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। अ, गनी ये वैसे तो बोलचाल है उसमें तो यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर की रूल से ये गलत है। मर्द यकसा मुजक्कर है, ऐसे लिखा गया है उसमें, क्या कहते हैं, ग्रामर। तो तर्जमा हमेशा आसान होता है। फिर जुमलों को मुख्तसर जुमलों में तकसीम करें, ये भी आपका मैटर नहीं है। बामुहावरा तर्जमा होगा उसका, कभी भी माना टू माना, मीनिंग टू मीनिंग तर्जमा नहीं होता। लफ्ज़ की मीनिंग हो और उसी तरह तर्जमा किया जाए। जुमले को पढ़ने के बाद आपके जहन में जो खाका बनता है, तो फिर वो उस जुबान जिसमें आप ट्रांसलेट करते हैं उसके उसूलों को मद्देनजर रखते हुए वैसे तर्जमा किया जाता है। बाकी खैर, ये भी मैंने कहा कि अल्फाज और मीनिंग ही पूछी जाती है ज़्यादातर। और अगर कोई जुमला आता भी है तो वो ज़्यादातर फ्रेजेस वगैरह से नहीं आता, टेंसेस से आता है, ज़मानों से आता है। बाकी दफ्तरी उर्दू के हवाले से भी मैं मुझे अगेन याद करवा दें, वो मैं आपको दफ्तरी उर्दू के हवाले से जितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो मैंने लिखे हैं, वो भी मैं इसी पीडीएफ का हिस्सा बना के आपको भिजवा देता हूँ। तो ये हमारा टोटल था सिलेबस। रिपीट करवाना है तो बता दें, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं, या आपने कुछ पूछना है, कोई सवाल पेपर के हवाले से, ऑप्शंस के हवाले से, वो फिर आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, ये यमुना सेंटेंस दिए होंगे या उर्दू में या अंग्रेजी में, नीचे चार ऑप्शंस होंगे, फिर वही तरतीब रखी जाएगी और उसमें से एक को ऑप्ट करना। नज़ीर, वो तो आपको ऑप्शन देंगे ना, जिसका ऑप्शन होगा वही देंगे, लाजमी बात है। जैसे उन्होंने इकोनॉमी का लफ्ज दिया था, तो उसके लिए इक्तिसाद, मईशत, ये अल्फाज हैं। एमसीक्यूज के हवाले से नोवा एकेडमी की बुक है, उसमें से देख लें। बाकी ये नोट्स भी आप पढ़ते हैं तो इनफ हैं। अ, उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, आप फिर भी एमसीक्यूज तैयार करना चाहते हैं तो नोवा एकेडमी की अपनी बुक है, उसमें से देख लें। दफ्तरी उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, वो मैं आपको नोट्स दूंगा, उनमें से आप तैयार करें। जी जी। एमपीटी में 20 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। असदुल्ला उर्दू देखें आप अपने हिसाब से, ऑप्शनल। मैं तो चाहूँगा कि उर्दू ऑप्ट किया जाए, लोग पढ़ें, लेकिन आप अपना बैकग्राउंड और वो देख लें कि आपको कितना इंटरेस्ट है। आप उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको खुद पता होना चाहिए। बाकी अगर आप अच्छा उसमें अच्छी तैयारी करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
क्यों नहीं। जी जी, इतना काफ़ी है। मैं जो जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने उसमें ऑलरेडी नोट्स में शामिल कर दी हैं और आपको पढ़ाया भी है, तो वो काफ़ी है। ट्रांसलेशन में पैराग्राफ नहीं होते। या तो कोई लफ्ज़ होगा उसका मतलब पूछा जाएगा, या सिंपल जैसे वो जमानों के हवाले से टेंसेस होते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस होंगे, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। जी जी, यही करना है 20 नंबर के लिए, ये भी काफ़ी है, कम्प्रिहेंसिव है। पोइट्स वगैरह के नाम नहीं पूछे जाते। नोट्स सारे मिल जाएंगे। आरिफ, इंशाल्लाह वहाँ भी आसान लगेगा। बस ये आप जब तक पेपर नहीं होता, ये नोट्स रख के ना आप इनको रिपीट करते रहें। ज़्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहें। ट्रांसलेशन बाज औकात सेंटेंसेस पूछे जाते हैं या अल्फाज की मीनिंग पूछी जाती है। मैं एमपीटी की तो ऑनलाइन ही क्लास लेता हूँ। इन कैंपस क्लास लेता था मैं जब मैं वतन में था। आजकल दूर हूँ तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ। पोइट्स का नाम सिलेबस में शामिल नहीं है, ना पूछा गया है। अ, अदनान कौन है? अदनान, किस किस अदनान को सेंड करना है? उन्होंने तो मुझे वो ईमेल एड्रेस नहीं भेजा था। जी जी, मैं ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में। असदुल्ला सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है, सिर्फ ग्रामर है। बुक्स के हवाले से जो अदब के हवाले से, जुबान और अदब की तारीख के हवाले से कोई पोर्शन शामिल नहीं है। उर्दू अदब शामिल नहीं है हिस्सा। हसन। जी जी, एमपीटी टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। पोइट्री नहीं आती। ओके, मैं अदनान को सेंड कर देता हूँ। अ, किस पीएमएस की बात करें? पीएमएस पंजाब या बलूचिस्तान? उर्दू का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये अलग से कोई पोर्शन नहीं होता, आपने ओवरऑल मार्क्स लेने होते हैं 33%। शेरी इस्तिलाहात में से कुछ पूछा नहीं जाता। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैंने बताया था, इनको ये नोट्स पढ़े काफ़ी है। ज़्यादा 20 नंबर का पोर्शन है, इतना मुश्किल भी नहीं होता। उसको इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इंस्टीट्यूट पढ़ने हैं तो नोवा एकेडमी की अपनी बुक है। उसमें जैसे तमाम सब्जेक्ट्स को कंपाइल किया गया उसमें। मेरे पास किसी ग्रुप का लिंक नहीं है। ये जी भी पीएमएस की ऑन कैंपस में क्लासेस लेता रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी पीएमएस हो तो इंशाल्लाह। ट्रांसलेशन के हवाले से जितने इम्पोर्टेंट रूल्स हैं या
वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैंने कंपाइल कर दिया, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो वो देख लीजिए। हाँ, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी को मैंने पीएमएस के दिया है। जी भी पीएमएस की रिक्वेजिशन आई थी एफपीएससी को, लेकिन कुछ इश्यूज थे इसलिए वो रिवर्ट हो गई है। जैसे जीबी से दोबारा वो रिवाइज होके आती है तो एडवर्टाइज हो जाएंगे। नोट्स आपका आपका कोई ग्रुप होगा ना, कॉमन? कोई मुझे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दे, मैं उनको भिजवा देता हूँ। परेशानी खत्म होगी आप लोगों की। चलें अब रिवाइज कर लें, अगर आपके सवाल हो गए हैं। तो ये मैंने सारा कवर किया हुआ है, मॉडल पेपर्स भी देखे हैं, नोट्स में से देख लेना। नहीं, ये लास्ट लेक्चर है। अदनान, मुझे नहीं मिल रहा, आप कहाँ शेयर कर रहे हैं? आप कहाँ करते हैं? यहाँ तो मैं आपका, मैं कल से देख रहा हूँ, आपका ईमेल एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा। टाइम टेबल में गलती से लिखा होगा, वो चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। जी अदनान, आप शेयर कर दें, मीन वाइल मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। ओके, मैं अदनान को शेयर कर देता हूँ। सर अदनान। जी जी, सारा शेयर कर दूंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो एक ही नोट्स। ठीक है फैसल, लास्ट में इंशाल्लाह एंड पे। मैं रिवीजन करने लगा हूँ। नो रुमूज औकाफ वगैरह के हवाले से नहीं है, जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। 20 मार्क्स के लिए वो क्या क्या बनाए। मैंने स्लाइड शेयर कर दी है, अगर आपके क्वेश्चंस खत्म हुए हैं वक्ती तौर पे तो देख लें। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है रिवीजन के लिए।
एक दफा जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहन में रखने के लिए वो देख लें। नोट्स की फिक्र ना करें, वो एंड पे डिस्कस करते हैं। आपको मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा, डोंट वरी। बस आप मेरे साथ मेरा साथ दें, ये रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि एक साथ आपको अंदाजा हो जाए चीजें किस तरह लेके चल रही। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं शुरू से रिवाइज करवा रहा हूँ उसामा, आज तक। सिलेबस जो था वो इन अज्जा पर मुश्तमिल है। एग्जाम में कलमा, जो कलमे की 3 एग्जाम हमने डिस्कस की, इसम फेल और उरूफ। दूसरा था अज्जाए कलाम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगेन इसम, जमीर, सिफत और कुछ हुरूफ, जो कि हमने अक़साम कलमा में डिस्कस किया था। और तरकीबी फेल, वाहिद जमा, जुमले की साख्त, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मुन्नस, मुतरादिफ मुतज़ाद और तर्जुमे। सबसे पहले हमने कलमे की एग्जाम को डिस्कस किया। हमने कहा कोई भी बामानी लफ्ज होता है जिससे कोई सेंस डेवलप होता है, सुनने वाला कोई इमेज बना सकता हो, उसको कलमा कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, लड़का, किताब वगैरह। अब इस कलमे की 3 इकसाम हैं। इसम फेल हर्फ। इसम किसी शख्स, जगह या चीज का नाम, नाम को कहते हैं। फेल किसी काम का करना या होना जिसमें जमाना शामिल हो, जमाने का इतलाक हो। और हरूफ जैसे अल्फाज जो जब तक किसी जुमले में नहीं आते अपनी मीनिंग का इजहार नहीं करते। अब जो पहली किस्म है इसम, उसकी 2 फर्दर इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं मानी के एतबार से इसम की 2 इकसाम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारिफा। और हमने कहा बनावट के एतबार से इसम की 3 इकसाम हैं, इसमें मस्दर, इसमें जामद और इसमें मुश्तक। इसमें मस्दर क्या होता है? ऐसा इसम जिससे और कई इस्मा या और कई कलमात या और कोई नाम बन सकते हैं, लेकिन वो किसी और से नहीं बना होता है। वो खुद किसी और इसम से नहीं बना होता, लेकिन उससे कई और इसम बन जाते हैं। और मस्दर की अलामत क्या है? आखिर में ना होता है, और उसी ना को रिमूव करके, हजफ करके और कलमात बनाए जाते हैं जिसको हम मुश्तक कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, आना, जाना, मिसालें क्या है? अगर पढ़ना मस्दर था तो उससे पढ़ो जब हो गया, उसका ये मतलब हुआ कि उससे कई और कलमात बन रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो किसी और से नहीं बना। इसी तरह बनावट के एतबार से दूसरा जो इसम है वो इसमें जामद है। वो इसम जो न खुद किसी इसम से बने, नहीं उससे कोई और इसम बने। यानी न वो किसी और से बनता है, यानी मजदर से नहीं बनता, और न ही उससे कोई और फर्दर इसम बन सकता है, जैसे मेज, दावत। इसी तरह तीसरा है इसमें मुश्तक। यानी मस्दर से जितने भी इसमा बनते हैं, जैसे ना को हटा के जब आप उससे इसम बना रहे होते हैं किसी भी मस्दर से, वो मुश्तक कहलाते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ो, पढ़ो मुश्तक है। लिखना से लिखो, लिखो मुश्तक है। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़। लिखत, लिखना से लिखाई, लिखारी। ये सारे क्या हैं? इसमें मुश्तक कहलाएंगे, जो जो मस्दर से बनते हैं। फिर बलिहाज माना इसमें मारफा और इसमें नकरा। खास इस्मा जो होंगे वो इसमें मारफा कहलाएंगे, जैसे अहमद, लाहौर, कुरान। आम इस्मा वो जो होंगे वो नकरा कहलाएंगे, जैसे लड़का, शहर, किताब।
अब इसमें मारिफा और इसमें नकरा की फिर फर्दर इकसाम है। इसमें मारिफा की इकसाम चार हैं, उसमें से पहली किस्म जो है वो इसमें अलम है। अलम कहते हैं पहचान, यानी वो आपका एक्चुअल नाम नहीं है लेकिन किसी और निस्बत से आपको पहचाना जा रहा है, आपको कुछ और कहा गया। ठीक है। जैसे बाबर आजम है तो उसको क्या कहते हैं, किंग कहते हैं, ऐसे है। क्रिकेट का मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन तो वो अब किंग उसका एक्चुअल नाम नहीं होगा, लेकिन लोग उसको उस नाम से पहचानते हैं, उसको कहते हैं अलम। पहचान या अलामत से किसी को रेफर करना। अब ये इसमें अलम क्या क्या है, किन किन इस्मा को हम अलम कहते हैं, जो कि इसमें मार्फा कहलाते हैं। तखल्लुस, यानी शायर का कलमी नाम जो वो किसी भी नज्म के आखिर में मक्ते में इस्तेमाल करता है, वो उसका एक्चुअल नाम नहीं होता। इसी तरह खिताब, खिताब है हकीमुल उम्मत, खिताब है यानी एक कम्युनिटी की तरफ से, एक गवर्नमेंट की तरफ से किसी बंदे के जो काम थे, कारनामे थे, उनके इवज उसको एक पहचान दी जाती है कि उसने उस सोसाइटी के लिए कुछ काम किया था। और लकब, लकब वो होता है एक बंदा अपने औसाफ की वजह से, अपनी सिफ्तों की वजह से वैसे ही एक इलाके में मशहूर हो जाता है। यार ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब था सादिक और अमीन, ठीक है, क्योंकि वो अमानतदार थे, तो वो बस मशहूर हो गई तो लोगों ने अमीन कहना शुरू कर दिया। कुनियत, कुनियत का मतलब है कि आप अपने बाप के नाम से पहचाने जा रहे हैं, माँ के नाम से पहचाने जा रहे हैं। जैसे इब्ने मरियम है, हजरत ईसा का लकब, वो कुनियत है, उसकी कुनियत है। इसी तरह आप खानदान के नाम से, तो कुंबे के नाम से अगर आप पहचाने जाए अपने नाम के अलावा, वो कुनियत कहता है। इसी तरह उर्फ, उर्फ क्या है, किसी के नाम को बिगाड़ना या इजाफत के साथ उसको मजीद लंबा करके प्यार मोहब्बत का इजहार करना, नफरत का इजहार करना, और कोई नाम रखना जैसे पप्पू, डब्बू, गुड्डू वगैरह। ठीक है, ये इसमें अलम होंगे। इसमें जमीर, जमीर वो कलमा है या वो इसम है जो किसी और इसम की जगह इस्तेमाल होता है तकरार से बचने के लिए। जैसे असद नेक लड़का है, वो एक लायक शकी है, वो यहाँ क्या है, इसम है जिसने असद को रिप्लेस किया, यानी उसकी पहचान कर पाई। अब इस जमीर की तीन सूरतें हैं। एक है इसमें जमीर गायब, यानी ऐसे बंदे की बात करना जो सामने मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर, यार हम कहते हैं कि हैदर का तस्करा करते ही हमें ये पता चला कि हम उसको मिस कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा लड़का। जब हम उसकी गैर मौजूदगी में उसका तस्करा करते हैं तो हम वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं इसमें जमीर गायब। और इसमें जमीर हाजिर, जो सामने मौजूद हो, उसका क्या है, ये लड़का बहुत अच्छा है क्योंकि वो सामने मौजूद था जिसकी बात हो रही थी। और इसमें जमीर मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला खुद शख्स खुद अपनी कोई बात कर रहा हो, हम। तीसरा है इसमें इशारा। इशारा का मतलब है कि इशारतन किसी चीज को दिखाना, पॉइंट आउट करके बात करना। वो इसम है जिसे कलाम में किसी इसम की तरफ इशारा करें। वो दीवार ऊंची है। ठीक है। यहां आप जमीर और इशारा में फर्क कैसे करें, कि वहां जब जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक लायक शहरी है, वहां फिर हमने वो असद एक लायक शहरी है ये नहीं लिखा, सिर्फ वो लिखा है जिसने उसको इसम को ही रिप्लेस किया है। यहां इसम भी साथ है, और इसम को हमने रखते हुए उसको इशारतन दिखाया है, ये लड़का, ये असद, वो दीवार। वो जब इसम के साथ आए तो वो इसमें इशारा बनेगा। और चौथा है इसमें मौसूल। जैसे मैंने कहा कि कुछ अल्फाज हैं, जौन सा, जो, कोई, जिसने, जिन्हें, जैसे जिसका काम उसी को साझे। अब इसको जुमले से सेपरेट कर दें तो इसकी कोई अपनी सेंस नहीं बनती, लेकिन आगे का जब वो पूरा फ्रेज मुकम्मल हुआ, काम उसी को साझे, तो फिर इसकी मीनिंग का समझ आना शुरू हो गई। तो ये जिसका, जौन सा, जो, कोई, जिन्हें, ये इसमें मौसूल कहलाते हैं।
नकरा की इकसाम। सबसे पहली जो किस्म है नकरा की, इसमें नकरा की वो है इसमें जात। जात पात जैसे कहते हैं इंसान, आग, किताब वगैरह, ये जितनी चीजें हैं, आलात की बात करें, ज़ुरूफ की बात करें, किसी जगह की बात करें, वक्त की बात करें, और किसी हथियार की बात करें, तो ये सारे इसमें जात कहलाते हैं। अब इसमें जात की क्या 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 सिफतें हैं। इसमें मुसग्गर, यानी किसी चीज की छोटाई बयान करना, किसी बड़ी चीज को छोटा बना के आपने बता दिया, जैसे संदूक से संदूकची, बाग से बागीचा। इसी तरह इसमें मुकब्बर, किसी चीज की बड़ाई बताना, किसी चीज को बढ़ोतरी देना, बड़ा करके बताना, जैसे बात से बतंगर। इसी तरह इसमें जिन्स है, लड़का, लड़की, मुर्गी वगैरह। और इसमें आला, जैसे सुई, हथियार, कलम वगैरह, ये इसमें आला है। और ये इसमें जात की सूरतें हैं, और इसमें जात बसाते खुद इसमें नकरा है। और इसमें जर्फ, इसकी दो दो सूरतें हैं फिर, मकान और जमान। इसमें जर्फ मकान कहते हैं जो भी कोई जगह है, जगह घेरती है, मस्जिद है, स्कूल है, घर है, ये इसमें जर्फ मकान कहलाते हैं। और दिन, रात, दोपहर, शाम, ये इसमें जर्फ जमान कहलाते हैं। दूसरा है इसमें फाइल, यानी फाइल सब्जेक्ट को कहते हैं जिसने कोई काम परफॉर्म किया है, जिसने कोई काम किया है। माली, खिलाड़ी, भिखारी, ये क्या करते हैं, इनका एक नाम लग गया है, उस एक्शन की वजह से लगा है, ये इनका एक्चुअल नाम नहीं है। फाइल, ठीक है, तो उसको हम इसमें फाइल कहते हैं। और इसमें मफूल, जिस चीज के ऊपर काम हुआ हुआ और उसका ऐसा नाम लगा हो, जैसे ये सबक सुना हुआ है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ये लड़का देखा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहेंगे इसमें मफूल। और चौथा है इसमें हालिया, ऐसा इसम जो उसी टाइम पे किसी और इसम की मौजूदा कारकर्दगी या हालत को जाहिर करता हो। जैसे खिलाड़ी खेलते खेलते रुक गया, खिलाड़ी इसम था खेलना, उस इसम ने खिलाड़ी की मौजूदा हालत बताई है, तो इसको इसमें हालिया यानी हालत बयान करना, मौजूदा। और पांचवा इसमें मुआविजा है। मुआविजा उजरत को कहते हैं, किसी काम की आप उजरत देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं। सिलाई, धुलाई, लिखाई, ठीक है, इस कपड़े की सिलाई क्या है, तो इसका मतलब ये पूछ रहे होते हैं कि आप कितना, कितने पैसे लेंगे जो आपने इसकी सिलाई की है, धुलाई क्या होगी, इसकी लिखाई कितनी लेंगे वगैरह। तो इनको इसमें मुआविजा कहते हैं, क्योंकि वो मुआविजे की वजह से वो नाम लगे हैं, ठीक है, आपने काम करवाया, देना था, उसकी वजह से वो नाम लगे हैं, तो उनको इसमें मुआविजा कहते हैं। आखिरी किस्म है इसकी नकरा की, इसमें सिफ्त, खूबी, खुशखुशियत और तारीफ बयान करना, बहादुर, निडर, बेलोस, वफादार वगैरह। सिफत के कुछ दर्जे हैं। सिफत ज़ाती कहते हैं मौसूफ, यानी जिसकी तारीफ बयान की गई हो, उसकी एक ज़ाती सिफत होती है। अहमद एक अच्छा खिलाड़ी है, या एक अच्छा शायर है, गालिब एक अच्छा शायर है। अब उसकी कंपैरिजन नहीं करवा रहे हैं, वो सिफत बहुत सारे लोगों के अंदर मशहूर नहीं है कि जिसकी कंपैरिजन कर पाए। हमने कहा मौसूफ की अपनी ज़ाती तारीफ है, उसको कहते हैं सिफत ज़ाती। वो हर इंसान में एक होती है, घर में भी मुख्तलिफ बहन भाइयों की मुख्तलिफ सिफतें ज़ाती होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई रोने में अच्छा होता है, कोई लड़ने में अच्छा होता है, कोई मतलब किसी और स्किल में। तो दूसरा है सिफत तफजीली, यानी यहाँ फजीलत के एतबार से सिफत बयान करना। फजीलत का मतलब है कि कौन किससे अच्छा। तो इसकी तीन डिग्रीज हैं। तफजील नफसी, यानी एक बंदे की फजीलत बयान कर दी, उसकी तारीफ बयान की, लेकिन उसको कंपेयर नहीं कर पाया, जैसे ये देखें मिसाल अहमद हसीन है। और फिर तफजील बाज, यानी दो बंदों की कंपैरिजन करवा दी, हैदर अहमद से हसीन है। और फिर तफजील कुल, यानी एक बंदे को कुल से निस्बत दी, कुल से फजीलत दी, अली सबसे हसीन है। इसी तरह तीसरी जो वो है सिफत निस्बती, यानी हमेशा दो इस्मा होते हैं, उनके माबेन जो निस्बत होता है, वो या तो कोई हरूफ हैं जो उनकी निस्बत जाहिर करते हैं, या फिर सिफत के जरिए उसको जाहिर किया जाता है, उसको कहते हैं सिफत निस्बती। जैसे देखें पाकिस्तानी अदाकार मशहूर हैं या पाकिस्तानी क्रिकेटर मशहूर हैं, तो इसका मतलब है कि किसी और इसम की निस्बत से उसकी तारीफ बयान कर रहे होते हैं। या यहाँ हमने अदाकार की तारीफ की है बनिस्बत पाकिस्तान, या पाकिस्तान की तारीफ की है बहैसियत अदाकार।
और चौथा है सिफत अददी, अदद के एतबार से किसी की तारीफ करना। वो 1 नंबर का निकम्मा है, वो 10 दर्जे 10 क्लासें पढ़ा हुआ है, वो तीसरी फेल है, वो 12वीं फेल है। ठीक है, तो अब एक बंदे की ना एदाद से आप तारीफ बयान कर रहे हैं। शाह इसमें मुसग्गर का मतलब है कि किसी चीज की छोटाई बयान करना। एक लफ्ज बड़ा, जैसे अदा करते हुए बाग, मतलब एक बड़े चीज की, बड़े शे की तस्वुर आ रही थी, लेकिन आपने ना उसकी छोटाई बयान कर दी, छोटा कर दिया, बागीचा। अब बागीचा कैसा लग रहा है? छोटा सा लफ्ज, जो शोरा भी अपने अशार में शामिल करते हैं। जैसे गालिब ने कहा था कि बागीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। अब वो बाग कहता ना, वो तो बहुत बड़ा एक सेंस आता, बाग है दुनिया मेरे आगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अतफाल की बात कर रहा था, बच्चों की बात कर रहा था, वो कह रहा था बच्चों के खेलने की जगह है, तो उसने बाग को बागीचा बना दिया। इसको कहते हैं मुसग्गर, छोटा छोटा करके पेश करना। और फिर पांचवी जो किस्म है वो इसकी है, या दर्जा कह लें, सिफत मिकदारी, मिकदार के एतबार से, क्वांटिटी। जैसे ज्यादा, कम, थोड़ा, तेज, वो ज्यादा होशियार है, वो कम चालाक है, वगैरह। जब कम ज्यादा इस तरह मिकदार से किसी की सिफत बयान करते हैं तो वो सिफत मिकदारी कहलाता है। फिर इकसाम कलमा में से हमने कहा कि दूसरी जो किस्म है वो है फेल। फेल किसी काम का करना, जैसे खत लिखना, या किसी काम का होना, जैसे पढ़ा गया, मगर जिसमें जमाने का ताल्लुक पाया जाए। मैंने बारहा कहा है, रिपीटेडली कहा है, उसकी उसमें गलती मत करना कि सिर्फ मजदर हो। जैसे खाना, खाना तो मजदर था ना, इसम है, वो तो इसमें मजदर है, वो तो फेल नहीं है, लेकिन हमें क्या लग रहा होता है कि वो फेल है। अब फेल कब बनेगा उर्दू के अंदर? जब उसके अंदर जमाना पाया जाएगा। एहसन खत लिखेगा, लिखना फेल नहीं है, लिखना तो मजदर है। आखिर में ना के अलामत होना कौन सा इसम होता है? मजदर होता है। तो फेल कब बनेगा? जब आप जमाने को शामिल करेंगे। अहमद खत लिख रहा था, अहमद खत लिखता है, अहमद ने खत लिखा है, अहमद खत लिखेगा, फिर जाके ये फेल बनता है। तो ऐसा कोई काम जिसका करना या होने का इजहार हो और उसमें जमाने का ताल्लुक पाया जाए, उसको कहते हैं फेल। अब फेल की मुख्तलिफ इकसाम है। इन इकसाम में से 3 किस्में जो हैं वो हैं बलिहाज, कहते हैं कि इसके एतबार से, इसके एतबार से, इसके एतबार से, यानी जमाने के एतबार से ये 5 इकसाम हैं। माना के एतबार से 2 हैं, और फाइल के एतबार से भी 2 किस्में हैं। अब इनकी डिटेल देखते हैं। जमाने के एतबार से पहले हाल, यानी मौजूदा जमाना, यानी वो लिखता है या वो लिख रहा है, 2 सूरतें हैं। हाल, उसको कहते हैं पहले हाल। पहले माजी है, गुजरा हुआ जमाना। इकसाम क्या है? इसकी 6 इकसाम है। पहला है फेले माजी मुतलक, यानी मुतलक माजी कहते हैं, जिसमें गुजरे हुए जमाने में जो वक्त का तयन होता है वो नहीं होता। यानी हम बात कर रहे हैं, हम बात लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं, हम कोई पास्ट इवेंट को कोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो माजी करीब की बात थी या दूर की बात थी, कितने साल लगे थे, वो टाइम का हमें नहीं पता होता, बस वो माजी था। उसको कहते हैं फेले माजी मुतलक। वो आया, उसने खत लिखा, लेकिन नजदीक या दूर होने की कोई अलामत नहीं है। वो अलामत क्या होती? अगर हे आता तो हम कहते हैं वो आया है, इसका मतलब है कि 1-2 दिन हुए। वो आया था मतलब कोई 2 साल हुए, 3 साल हुए, लेकिन इसकी मेमोरी में है कि वो करीब दूर की किसी माजी में आया था। लेकिन जब इन अलामात में से कोई ना हो, सिर्फ ये वो आया
उसने खत लिखा, यानी आना और लिखना मसदर की अलामत हटा के अलिफ लगा दी गई है, तो इसका मतलब है कि वो माजी मुतलक है, यानी ऐसा जमाना जिस मतलब जो वहमो गुमान में भी नहीं है, सदियां गुजर चुकी हैं। दो है फेल माजी करीब, यानी नजदीक का गुजरा हुआ जमाना जिसकी पहचान है आखिर में है जुमले के आखिर में, उसने लिखा है। जब ये देखो, लिखा है, ठीक है, वो क्या है, फेल माजी करीब है, यानी करीब करीब माजी में कुछ हुआ है। यस, ग्रामर पे फोकस है ना, जमाना है, उसने खत लिखा है, ये पहले माजी करीब है। मैंने कहा था लिखना अगर होता ना मसदर होता, वो इसम होता, लेकिन यहाँ जमाना है, जब आप है का लफ्ज यूज कर रहे हैं तो वो पहले माजी करीब की बात कर रहे हैं। नो नो, कोई पोइट बुक्स वगैरह की बात नहीं हो रही। वो आया है, उसने लिखा है, जब है देखें लिखा और आया के साथ या इसी तरह के सिमिलर वर्ड्स के साथ, वो फेले माजी है, करीब है। और इसी तरह तीसरा फेले माजी है, बईद है। बईद का मतलब है दूर का गुजरा हुआ जमाना जिसकी पहचान था है, वो आया था, उसने लिखा था, ठीक है। जैसे उसने कहा था मुझको खिलाओ हलाल रिज्क, नफरत है इसलिए मुझे रिश्वत से आज भी। तो कहा था क्या है, पहले माजी है, बईद, यानी दूर का गुजरा हुआ जमाना। और चौथा है फेले माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार का मतलब है तकरार, यानी माजी में कोई काम हुआ था, वो जारी था, वो होता रहा, उसमें रुकावट नहीं थी। था और रहा था, इसकी पहचान है। वो पढ़ता था, वो पढ़ रहा था। और फेले मुजारे, वो फेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाएं, इसमें भी कोई पहचान नहीं होती आखिर में, गा वगैरह नहीं होता जैसे मुस्तकबिल में होता है, वो जाए वो देखे। अतार मस्दर होगा, अगर वो इसम है तो उसमें मस्दर होना चाहिए, यानी ना, ना, आखिर में ना की अलामत होगी, उसके अलावा वो जमाने होंगे। इसी तरह फेले अमर है, हुक्म देना, देखो सुनो लिखो। और फेले नहीं, मत बैठो ना जाओ वगैरह। उसके बाद बलिहाज माना, माना के एतबार से दो ये किस्में हैं इसकी, फेले लाजिम और फेले मुताद्दी। लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फाइल को चाहिए। सुहेल बैठा, एहसन आया, यहाँ बैठा और आया फेले लाजिम है क्योंकि उसकी निस्बत सिर्फ फाइल के साथ है, यहाँ मफूल नहीं है, उसको हम फेले लाजिम कहेंगे। और फेले मुतद्दी का मतलब है कि फाइल के अलावा मफूल को भी जो चाहिए। एहसन ने खत लिखा, यहाँ का लिखना जो है वो मुतद्दी है क्योंकि इसके जुमले में एहसन यानी फाइल और खत मफूल दोनों मौजूद थे। इसी तरह बलिहाज फाइल, फाइल के एतबार से दो किस्में हैं, फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ ऐसा फेल होता है जिसके फाइल का हमें पता होता है, करने वाले का पता होता है। हमजा ने किताब पढ़ी, यहाँ पढ़ी जो है या पढ़ा जो है वो फेले मारूफ है क्योंकि उसके काम करने वाले के उसके फाइल का हमें पता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, किताब पढ़ी गई, यानी यहाँ पे जो फेल है वो फेल मजहूल है क्योंकि यहाँ फाइल का नहीं पता कि किसने वो किताब पढ़ी थी। इसके बाद अगलात की नोयत की बात की थी हमने, ठीक है। तो इसमें कल ही हमने पढ़ा था, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये नोट्स आपको वैसे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो आप खुद उसमें से देख लें। बस ये एरियास याद रखें, तज़कीर और तानीस की गलती रखी जाती है सेंटेंस करेक्शन में, वाहिद जमा की गलती होती है, जायद अल्फाज की होती है, इमला और हिज्जों की गलती होती है, मावरों की गलती होती है, इत्फो इजाफत की गलती होती है, और फेल और फाइल की अदम मुताबिकत होती है। तज़कीर और तानीस के अभी हमने उसूल देखे, ठीक है। बाज़ औक़ात वो मुअन्नस को मुज़क्कर बना के पेश करते हैं, जैसे मैंने
जुबानों के हवाले से कहा था, जुबानों के जितने नाम होंगे वो मोन्नेस बोले और लिखे जाएंगे, लेकिन उसको मुजक्कर बना के पेश किया जाता है। वाहिद जमा की बात की हमने, कभी वाहिद की जगह जमा लिख दिया जाता है, कभी जमा की जगह वाहिद लिख दिया जाता है। जायद अल्फाज की गलती होती है, जैसे कोहे कराकरम बुलंद पहाड़ है। को और पहाड़ की मीनिंग सेम थी, लेकिन दोनों को एक जुमले में डाल दिया, तो इसलिए वो गलत था। इसको हम कहते हैं जायद अल्फाज की गलती। इमला और हिज्जों की गलती होती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, कसर की सीन और रा से करना था, लेकिन हमने सा लगा दिया वहां, तो इस तरह कोई स्पेलिंग मिस्टेक रखी जाती है। माहौरों की गलती है, माहौरों को रिवर्स करके लिखा जाता है, उसमें कोई लफ्ज माना लिख दिया जाता है वहां, उसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह इत्फो इजाफत की गलती, जैसे हमने कहा वाह की जगह और लगा दिया, और की जगह वह लगा दिया। और फेल और फाइल की अदम मुताबिकत, जैसे अगर काम करने वाला एक है, वाहिद इसम है, तो उसका फेल उसी हिसाब से होगा, लेकिन वो क्या किया जाता है कि जमा इसम की जगह वाहिद का फेल लगा दिया जाता है, वाहिद इसम की जगह जमा का फेल लगा दिया जाता है, उसका सीधा लगा दिया जाता है, तो उसमें अदम मुताबिकत आती है, यानी वो सूट नहीं कर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या था, हम जो है वो जमा था, लेकिन मैंने फेल जो लगा दिया वो वाहिद का लगा दिया, तो वो उसमें अदम मुताबिकत थी। और हमने ये कुछ मुनफरिद उसूल पढ़े। ठीक है, तो ये कल रह गया था, ये मैं रिपीट करवा देता हूँ, एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ अपन को। जैसे देखें, गलत और सही जुमले होंगे, इम्तहानी पर्चों से लिए गए। आपकी मजाज कैसी है, क्योंकि ये इसमें कैफियत है, आपका मजाज कैसा है, ये कैसे हो। उसे दोस्त की तार आई, उसे दोस्त का तार आया। मुझे एक डरावनी ख्वाब आई, मुझे सही क्या होगा, मुझे एक डरावना ख्वाब आया। तो इसी तरह ये भी नोट्स के साथ मौजूद है, आप देख लें। तो बाकी आज जो पढ़ा उसको रिपीट करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। जी, आज का लेक्चर भी रिपीट करना है। अब बताएं क्या डिसाइड किया आप लोगों ने नोट्स का, वो कैसे भिजवाना है। दिस इज लास्ट क्लास, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।
नोट्स भिजवा देता हूँ, एडमिन को भिजवा देता हूँ, वो आपको सेंड कर देती है। सही है। गूगल ड्राइव का तो लिंक नहीं है। गूगल ड्राइव का मुझे उसके लिंक उसका कैसे डेवलप करना है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें से देख लेना डिटेल में। इस्तिस्ना का मतलब है कि एक रूल, किसी अगर कई अल्फाज हैं वो एक रूल में आते हैं, लेकिन चंद अल्फाज होते हैं जिन पर वो रूल लागू नहीं होता। जैसे मैंने कहा था कि मुज़क्कर इस्मा जो है लड़का बंदा वगैरह, ठीक है, वो आखिर में या और हा होने की वजह से, अलिफ और हा होने की वजह से वो मुज़क्कर हैं। लेकिन बाज़ ऐसे भी अल्फाज हैं, जैसे मैंने कहा कुबरा सुगरा, वो आ होने के बावजूद भी अरबी के जो अल्फाज हैं वो मुअन्नस थे, तो उनको इस्तिस्ना हासिल था। मैंने ये बात की थी। यस, एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन। हम्म, पानी दही वगैरह, क्योंकि हमने कहा था उर्दू ग्रामर में आखिर में जो इसमा में या आती है, जैसे लड़की, टोपी वगैरह, वो मुन्नस होते हैं, लेकिन दही पानी उनको एग्जेम्पशन या इस्तिस्ना हासिल था। चलें, आज तक इतना काफ़ी था आपके फ्यूचर के लिए, आपके पेपर्स के लिए। प्लीज इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अदनान का ईमेल एड्रेस तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं बहरहाल आप लोगों को किसी तरीके से नोट्स भिजवा देता हूँ। चलें तो फिर अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, कामयाब रहें, कुछ बने। ओके। चलें, आप कर दें, आप सेंड कर दें अपना ईमेल, आरिफ।
ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। उर्दू ग्लिश के ये नाम से मैंने लिंक शेयर कर दिया, इधर आ जाएं तो उधर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ये उर्दू ग्लिश के नाम से जो है आ गया लिंक, तो उस पे आ जाएं तो उधर मिल जाएंगे। चले बच्चों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहें, कामयाब रहें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।